नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं साक्षी बत्रा और इस खास शो पर हम फोकस करने वाले हैं मीडिया जगत में जो एक बड़ा बदलाव हुआ है उसके बारे में। यानी कि अदानी ग्रुप अब इनडायरेक्टली एनडीटीवी में करीब करीब 30% हिस्सा ले रहा है और साथ ही साथ इसी के साथ 26% तक का एक ओपन ऑफर के लिए भी उन्होंने यहां पर ओपन ऑफर ला दिया है और इसके बाद कुछ 55% तक की मालिकाना जो अधिकार है वो अब अदानी ग्रुप को मिल सकता है। और इस डील की पूरी बारीकियां समझने के लिए मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान अब जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जराबी है मेरे साथ, बिजनेस टुडे टीवी के मैनेजिंग एडिटर। बहुत बहुत स्वागत है सिद्धार्थ जी आपका। तो डेफिनेटली एक बड़ी खबर। सबसे पहले इस डील के बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ी बारीकियों से बताइए कि एग्जैक्टली ये डील हुई कैसे है। अदानी ग्रुप ने एनडीटीवी में ये हिस्सेदारी जो ली है ये कैसे हुई है? देखिए, प्रयास करूंगा कि इसमें बहुत ज्यादा तकनीकी भाषा ना इस्तेमाल की जाए और जो फाइनेंशियल है, पर दो बातें समझ लीजिए। अडानी समूह की एक कंपनी है जो कुछ ही समय पहले उन्होंने घोषणा की थी, अडानी मीडिया वर्क्स। और ये अडानी मीडिया वर्क्स एक नई कंपनी है इस समूह के द्वारा। हम जानते हैं अडानी समूह ने बहुत सारे क्षेत्रों में प्रवेश किया है, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, पावर, बहुत दर्जन से भी ज़्यादा और भी अधिक कंपनीज और बिजनेसेस हैं बड़ी बड़ी अडानी समूह की। अडानी मीडिया वर्क्स ने कल एक घोषणा की, शेयर बाजार बंद होने के बाद की वो घोषणा थी, जिसमें उन्होंने कहा, जो आपने अभी हमारे दर्शकों को बताया, कि 29% के आसपास का वो हिस्सेदारी एक एनडीटीवी में लेंगे, क्योंकि उन्होंने ये 29% एक कंपनी जिसका नाम विश्व प्रधान कमर्शियल सर्विसेज है उनके पास से पूरे का पूरा खरीद लिया है। और क्योंकि नियम ये कहते हैं कि अगर आप एक मात्रा से अधिक शेयर खरीदते हैं तो आपको पब्लिक को बताना पड़ता है, किसी भी बाजार में जो लिस्टेड कंपनी होती है कि उसके लिए ऑफर करना पड़ता है कि आइए मैं आपका भी शेयर लेने को तैयार हूं। और ये घोषणा उन्होंने 294 रुपये प्रति शेयर के लिए की है। और क्योंकि ये बिल्कुल 26% का ओपन ऑफर उन्होंने किया है, तो इसमें किसी भी निवेशक के पास, चाहे वो इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति हो, आम आदमी हो, जिसके पास एनडीटीवी का शेयर है, वो इस ओपन ऑफर में दे सकता है। और अडानी मीडिया वर्क्स जो ये कंपनी है वो उसे पैसे देके एनडीटीवी से उसके शेयर वो खरीद लेगी। और आपने बिल्कुल सही एक जो बेसिक आंकड़ा बताया, 29 ले चुके हैं। उसको कैसे लिया वो थोड़ा सा तकनीकी है, शायद और आगे बताऊंगा, बट मोटे तौर पे 29% एनडीटीवी में लिया है और 26% उनको और उन्होंने लेने की पेशकश की है निवेशकों से। 29 और 26 55 और 51% पे ये जो कानून कहता है कि अगर 100 शेयर किसी भी कंपनी के हो, मेजॉरिटी 51% से शुरू होती है। 50-50 तो आधा आधा हुआ, पर आधे से थोड़ा अधिक 51 जैसे ही होते हुए अडानी मीडिया वर्क्स एनडीटीवी पे अपना पूरा मालिकाना हक और मैनेजमेंट कंट्रोल जताए। अब एक आखिरी बात साक्षी, फिर आपके पास वापस ये विषय को देंगे। अगर अडानी समूह मान लीजिए 29% ही ले लेता, बिल्कुल, तो 29% आने से मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं आएगा। मैनेजमेंट कंट्रोल और कंपनी को चलाने की जो कानूनी ताकत है वो 51% से मिल सकती है। इसलिए ये 2 स्टेप में चीज की गई है। एक आखिरी बात, 29% को खरीदा गया है लगभग 114 करोड़ रुपए में। और जो हम 294 के साथ अगर 26% जितने भी वो लाखों शेयर हैं हम हिसाब करते हैं, तो लगभग 600 करोड़ से अधिक का कॉस्ट आज की डेट में अभी पहली स्टेज पे जमीन खरीदने के लिए और मालिकाना हक उस पे बिठाने के लिए अडानी समूह का लग रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये सवाल उठता है कि अडानी ग्रुप ऐसा कर क्यों रहा है? उनको एनडीटीवी की ओनरशिप क्यों चाहिए? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है और हम तो इंतजार करेंगे कि और विस्तार में अडानी समूह इसकी जानकारी दे। परंतु जैसे हमने स्टार्ट में बात की, अडानी
ग्रुप ने कुछ महीने पहले एक कंपनी फॉर्म की, अडानी मीडिया वर्क्स जी। और उन्होंने उस टाइम कहा कि हम मीडिया जैसे फास्ट मूविंग, ये भी एक बड़ा तेजी से बढ़ने वाला एक क्षेत्र है, बिल्कुल, इसमें हम निवेश करना चाहते हैं और इसमें अपॉर्चुनिटीज को देखना चाहते हैं। इसमें उन्होंने कुछ लोगों को भी लिया। संजय पुगलिया एक वरिष्ठ पत्रकार है, उनको उन्होंने अपॉइंट किया है और कल प्रेस रिलीज में उन्होंने ये घोषणा करते हुए जानकारी दी कि अब हम एनडीटीवी में इसको एक प्रकार से, जो अगर मैं उसका समावेश बताऊं, उसको बढ़ाने का और एनडीटीवी के ब्रांड को बढ़ाने का ऐसा हमारा उद्देश्य है। ऐसा उन्होंने इस प्रेस रिलीज द्वारा किया है। अब ये ऐसा स्पेसिफिकली मीडिया ही क्यों नहीं कोई और क्षेत्र? तो ये कंपनी और उसके बोर्ड और उसके मालिक गौतम अडानी, उनका फैसला है। पर बाजार में ये बात काफी समय से चल रही थी कि अडानी समूह अब भारत के मीडिया जगत में भी पांव डालना चाह रहा है जी। और पांव उन्होंने डाला भी तो काफी एक बड़ी, एनडीटीवी पुराना नाम है और भारत में जो टेलीविजन इंडस्ट्री है उसमें पुराने नामों में से है। आज तक सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा पुराना नाम है। आज तक को मदर ऑफ इंडियन टेलीविजन जर्नलिज्म कहा जाता है और यहाँ से केवल ब्रांड ही नहीं बट ऐसे ऐसे सितारे हमारे पत्रकारिता में आए हैं, भारतीय पत्रकारिता में, जिन्होंने बहुत कीर्तिमान एस्टैब्लिश किए और आज तक को वाकई में मदर ऑफ इंडियन जर्नलिज्म कहा जाता है टेलीविजन जर्नलिज्म की दृष्टि से। और इंडिया टुडे समूह में तो बहुत है, पर एनडीटीवी भी एक पुराना ब्रांड है और अडानी ने एस्टैब्लिश ब्रांड है। हाँ, एस्टैब्लिश ब्रांड है। लेके अब उनकी जो और विशेष योजना होगी वो शायद आने वाले दिनों में जानकारी मिल पाएगी। अब मुझे थोड़ा कंट्रोलिंग स्टेक के बारे में बताइए। आपने जैसे बताया ये 26% तक का ऑफर खुल गया है, अब इसको लेने के बाद उनको पूरी तरीके से कंट्रोल मिल जाएगा? इसमें कुछ अड़चने आ सकती हैं या नहीं? क्या कुछ ही कॉन्टेस्टिंग हो सकता है, यहाँ पर कोर्ट बैटल्स हो सकते हैं, क्या होगा? देखिए, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है और थोड़ा बड़ा सवाल भी है। कारण ये है कि आपने पहले ये पूछा कि ये लिया क्यों ऐसे, और इसमें शायद हमारे दर्शकों के मन में सवाल आता होगा कि प्रणय रॉय जी से क्यों नहीं लिया और ये विश्व प्रधान कौन है? तो थोड़ा मैं प्रयास करूंगा कि तकनीकी विषय में ना जाएं। देखिए, ये जो विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड है साक्षी, ये आज का ट्रांजैक्शन नहीं है जी। हकीकत ये है और इसमें काफी कोर्ट में भी दलीलें हुई हैं, ट्राइब्यूनल के भी ऑर्डर आए हैं और वो सारा काला चिट्ठा पूरा बाहर है, पब्लिक है। पहली बात, लगभग 12-13 वर्ष पहले 2009 के आसपास प्रणय रॉय जी और राधिका रॉय जी जो फाउंडर हैं और जो शेयर होल्डर हैं, उनके 32% डायरेक्टली अभी पेपर पे उनके पास शेयर हैं भी जी। तो जो प्रमोटर, फाउंडर प्रमोटर्स थे, उन्होंने एक ऐसा ट्रांजैक्शन किया जिसमें दो अलग अलग भागों में 350 करोड़ और 55 करोड़ अलग से उनको एक बैंक से मिला और वो पैसा एनडीटीवी में लगा और उसकी एवज में उन्होंने 29% के बराबर के जो शेयर थे वो एक प्रकार से, जिसे हम साधारण भाषा में कहें तो वो उन्होंने उनको दे दिया कि गारंटी के प्रकार से, उनको टेक्निकली वारंट कहा जाता है, वो कन्वर्टेबल शेयर्स थे। और ये तब सिलसिला हुआ। ये 404 करोड़ का लोन, निवेश लोन, इसको लोन ही अभी सैट ने, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्राइब्यूनल ने लोन ठहराया है। हालांकि उसके ये भी दलील थी कुछ लोगों की, ये लोन नहीं है, ये निवेश है जी। पर उस मामले में हम जाएंगे नहीं, बड़ा तकनीकी कोर्ट का मैटर है। बट ये 404 करोड़ रुपए पे कोई ब्याज नहीं लग रहा था। आज तक नहीं लगा है। और 2009 से कहा जाता है कि इसकी टर्म 2019 तक थी इस लोन की। ठीक है। तो 19 से अब 22 तक का समय आया है। और कल क्या हुआ, जो ये घोषणा हुई, इसमें बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज है और मैं एनडीटीवी की खुद जो प्रेस रिलीज कल आई है उससे बस एक लाइन बताना चाहूंगा। और वो कहते हैं कि विदाउट एनी डिस्कशन विद एनडीटीवी और इट्स फाउंडर प्रमोटर्स, a notice has been served by Vishwa Pradhan Commercial Private Limited stating that it is acquiring 99.5% control of RRPR Holding Private Limited,
द प्रमोटर ओन्ड कंपनी दैट ओन्स 29.18%। फिर ये बताते हैं कि हमने लोन अग्रीमेंट किया था वीसीपीएल के साथ 2009-10 में, जिसका मैंने अभी आपको जानकारी दी, और वीसीपीएल ने ऑप्शन कन्वर्ट कर दी है लगभग 19,90,000 वारंट्स की, उनको इक्विटी शेयर्स में कर दिया है। और एनडीटीवी के फाउंडर्स ने यह भी कहा कि ये जो डील हुई है ये हमारी जानकारी के बगैर, विदाउट एनी इनपुट, कॉन्वर्सेशन और कॉन्सेंट, यानी हमें जानकारी नहीं दी गई, हमसे कोई इसमें इनपुट नहीं लिया गया और हमारी मंजूरी भी नहीं है, और इसके चलते ये कहा गया है कि ये जो 29.18% वो 2 दिन के अंदर इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर करने हैं। तो जो आपने सवाल पूछा जी कि क्या होगा इसमें, तो ये लाइन 2 दिन की है, कल घोषणा हुई है। अब मार्केट मान लीजिए आज और कल अगर 2 दिन एडिशनल मिल जाते हैं आफ्टर अनाउंसमेंट, क्योंकि कल ये अनाउंसमेंट पोस्ट मार्केट हुई है जी, तो मान लीजिए कल थर्सडे तक नहीं हुआ ट्रांसफर जी, तो क्या होगा? तो ऑब्वियसली ये कानूनी विषय बना। इससे ज्यादा अपने लिए कहना या स्पेकुलेट करना किसी भी प्रकार से नहीं है, पर यह बड़ा जरूरी है। यहां लिखा गया है विद इन 2 डेज, अगर 2 डेज में नहीं हुआ तो निश्चित है कि फिर ये कोई कानूनी कार्रवाई होना एक प्रकार से बिल्कुल तौर से निश्चित है। और सेपरेटली ओपन ऑफर की प्रोसेस सेपरेटली अनाउंस हुई है, उसकी समय सीमा है, उसमें लोग देना चाहें तो दे दें। ये ऐसा नहीं है कि जमीन खरीदने का जो वो आता है अध्यादेश कि देनी ही पड़ती है, आप देना चाहें तो दे दीजिए, नहीं देना आपकी मर्जी है, शेयर होल्डर्स की यहाँ पर मर्जी होती है। लेकिन आपने जो बहुत अच्छी यहाँ पर इंपॉर्टेंट आपने लाइन बताई एनडीटीवी की प्रेस रिलीज में कि प्रमोटर्स ने कहा है कि हमारी मंजूरी नहीं ली गई, तो इसी वजह से कई लोग मान रहे हैं कि शायद ये डील एक हॉस्टाइल टेकओवर है। तो पहले तो आप हमारे दर्शकों को सिंप्लीफिकेशन से बताइए कि हॉस्टाइल टेकओवर होता क्या है। ये आपने हॉस्टाइल शब्द इस्तेमाल किया है, कई सुर्खियों में, अखबारों में शायद ये नई शब्द इस्तेमाल हुआ, बट जब हम चर्चा कर रहे हैं, किसी भी डील का विश्लेषण कर रहे हैं और पब्लिक डॉक्यूमेंट के आधार पे मतलब हम इसमें अपना कोई मिर्च मसाला तड़का नहीं लगा रहे, तो ये है। कारण क्या है कि क्योंकि खुद एनडीटीवी के जो फाउंडर प्रमोटर हैं प्रणय राय साहब, राधिका रॉय जी, वो कह रहे हैं कि हमसे ना पूछा गया, ना सहमति हुई और हमें बोल दिया गया है। अब जब ये तो एक पहलू रहा उनकी दलील, और उनकी दलील लिखित में है जी। दूसरी दलील भी है जिसने ये सारा ट्रांजैक्शन किया है, कॉमन सेंस का अगर हम प्रयोग करें तो उसने भी सोच समझ के किया होगा, उन्होंने भी दस्तावेज देखे हैं। और क्योंकि ये इन डॉक्यूमेंट्स को पब्लिक नहीं किया गया है, बट जो हमारे पास जानकारी है इन डॉक्यूमेंट्स के बारे में, इसमें पूछने की क्लॉज ही नहीं थी। ओके। और अगर इसको वैसे समझा जाए, एक व्यक्ति के पास किसी कंपनी के शेयर हैं जी, उसने दूसरी कंपनी को बेच दिए क्योंकि उसमें लोन है और वो लोन रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। इसको अगर हम ऐसे कहें कि जो वीसीपीएल है उसने आरआरपीआर से लोन रिकवर नहीं कर पाया, तो उसने किसी और को बोल दिया भैया ये ले लो। और इसका एक और चीज समझिए, लोन 404 करोड़ का है जी, पर कन्वर्शन उससे काफी कम अमाउंट का हुआ है, 114 करोड़ का ही हुआ है जी। तो यानी एक प्रकार से नुकसान का सौदा है। ओके। कानूनी बिल्कुल क्लियर है। आपके अगर 100 रुपए किसी को दिए और उसने नहीं लौटाए तो आप कहते हो चल यार 20 में ही दे दे, निपटारा कर दे। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है, एक स्कूटर दे दो, कुछ दे दो, तो पूरा नुकसान ना हो थोड़ा सा। और ये जो कंपनी थी आरआरपीआर जिसपे लोन था, उसके पास कोई एसेट ही नहीं था, तो बिकना केवल ये लोन ही था। 114 करोड़ में ये बिका है। तो एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं अडानी को 404 करोड़ के जो वारंट है एक्चुअली सस्ते में मिले हैं। सस्ते में ये भी एक प्रकार का है बोलने का। तो थोड़ा तकनीकी मामला है, बट जो आपने मेन चीज पूछी कि क्या हॉस्टाइल है, तो हां, पर क्या फाउंडर्स के पास इस 29% पे कोई कंट्रोल था? तो
दूसरी तरफ से और जो हमें समझने को मिला है और जो वकील भी और इस विषय को जानने वाले लोग वो कह रहे हैं कि भैया उनका तो था ही नहीं कुछ कहने के लिए, वो 2009 में ही दे चुके थे। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपने बात बताई है, क्योंकि बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अब जो करंट प्रमोटर्स हैं, राधिका रॉय, प्रणॉय रॉय, क्या उनको अपने शेयर्स अब देने ही पड़ेंगे टेंडर करने के अलावा? उनके अलग 32%। अच्छा, उनके 32% अलग हैं और बड़ी टेक्निकल और बड़ी पेचीदा ये है। 2009 से कहानी शुरू होती है जी, जहां पे ये 29% का ट्रांजैक्शन हुआ जी। दूसरा है कि करीब 15%, 14.7% शेयर्स विदेशी इन्वेस्टर्स के पास है। उनमें से एक विदेशी इन्वेस्टर ने अडानी समूह के अडानी ट्रांसमिशन में भी कुछ पैसा लगाया है। अब उससे कोई डायरेक्ट ऐसे कनेक्शन नहीं है, पर आप दो जगह अलग अलग जमीन ले सकते हैं और अब एक सहयोग भी हो सकता है जी। फिर काफी सारे जो शेयर हैं वो और छोटी मोटी भारतीय कंपनियों के पास है, जिसे नॉन इंस्टीट्यूशनल पब्लिक होल्डिंग बोला जाता है। लगभग 27% का उसका भी हिसाब जुड़ता है। ठीक है। तो प्रणय रॉय जी, राधिका रॉय जी के पास मिला के 32% के शेयर हैं। वो क्या करेंगे इसका वो जानते हैं। उसकी अभी तक इस ट्रांजैक्शन में कोई नहीं है। ट्रांजैक्शन जैसे हमें पता है 29% और 26% का ओपन ऑफर है। 26% के ओपन ऑफर में 294 पे लोग देंगे क्या, मुझे नहीं मालूम। ये भी बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, आप प्लीज नहीं, बिल्कुल आपने एक सही बात बताई, क्योंकि मैं इसी पे आ रही थी, क्योंकि आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर बताया। 294 रुपीज पर शेयर पे उन्होंने ये ओपन ऑफर दिया है सभी शेयर होल्डर्स के लिए। करंट प्राइस है 388 रुपीज पर शेयर, यानी कि जो ओपन ऑफर है वो मौजूदा प्राइस से करीब 30% नीचे है। तो 30% अपना नुकसान लेके कोई क्यों शेयर्स किसी को बेचेगा, ये समझाइए। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हमारे दर्शकों में से अगर बाजार को, शेयर बाजार को और इन दलीलों को समझने वाले व्यक्ति हैं तो वो कहेंगे कि हमें मत समझाओ। पर इसके लिए फिर भी, क्योंकि सवाल पूछा आपने, देखिए लगभग 1.5 साल में जी, अगर मैं स्मरण सही से कर पा रहा हूं, 41 के भाव से ये शेयर 388 रुपए पे पहुंचा है। यानी 10 गुना, 400 होने की भी पूरी संभावना मुझे दिख रही है। क्योंकि बड़े समूह का किसी भी छोटी कंपनी में, कंपैरेटिवली छोटी कंपनी में निवेश होता है तो संभावना उसकी ग्रोथ की बनती है। तो 40-41 से 400 का भाव अगर हो रहा है तो 10 गुना भाव है। तो कई लोग ये सोचेंगे भैया 400 का क्या पता 800 हो जाए। इस कंपनी में एक प्रकार से वैसे देखा जाए साक्षी जी, अगर इसको हम सारे को जोड़ लेते हैं तो इसमें पब्लिक फ्लोट इतना नहीं है। और हो सकता है कि पिछले जो कुछ माह में इतनी तेजी से इस शेयर में बढ़ोतरी हुई है, उसके पीछे कम फ्लोट और कम अवेलेबिलिटी का भी कारण हो सकता है, क्योंकि बाकियों ने बेचे नहीं। जिन लोगों ने 40 पे ले लिया होगा तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने नहीं बेचा जी। जो इंस्टीट्यूशन जो उस वाली कैटेगरी में आता है 27% वाले में, उसमें अलग अलग कंपनियां, कलकत्ता की कई सारी कंपनीज मैंने देखी हैं थोड़ी बहुत, जो आप इनिशियल परख से, उन्होंने नहीं बेचा। ये 29% वीसीपीएल वाला वो है, रॉयज ने नहीं बेचा। तो खरीदा कौन सा जा रहा है शेयर, तो जो फ्लोट बहुत कम है, इस कम फ्लोट के कारण भी शायद दाम ऊपर चढ़ रहे हैं। ये मैंने किसी से बात की थी शेयर मार्केट के विशेषज्ञ से, तो उन्होंने कहा था कि ये थोड़ी स्टोरी फंडामेंटल से हटके स्टोरी है इस शेयर की बढ़ोतरी जी। एक और सवाल जो लोगों के मन में है, कई एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं कि अब अदानी ग्रुप के इस बायआउट के बाद क्या अदानी ग्रुप डे टू डे ऑपरेशंस में एनडीटीवी के हिस्सा लेगा? देखिए, दो बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। अडानी ग्रुप ने एक और मीडिया ट्रांजैक्शन किया है और उसको यहाँ पे दर्शकों को समझाने के लिए आवश्यक है, क्योंकि मीडिया को लेके लोग क्योंकि बहुत देखते हैं तो शायद मन में सवाल भी होते हैं जी। एक BQ प्राइम करके एक एंटिटी है, उसमें भी अडानी समूह ने कुछ समय पहले निवेश किया है। बिल्कुल। और वो बिजनेस संबंधित खबरें कुछ चलाते हैं डिजिटल सोशल माध्यम पे, तो वो दूसरा ट्रांजैक्शन है। तो एक BQ प्राइम हुआ, एक एनडीटीवी हुआ जी। तो इससे हमें क्या पता लगता है, और जो उनकी 1-2 प्रेस रिलीज अभी तक आई हैं, अगर उसका निचोड़ हम निकालें, निचोड़ ये है कि अडानी कह रहे हैं कि जैसे बाकी बिजनेसेस हम कर रहे हैं, हम मीडिया बिजनेस भी करेंगे। ठीक है। तो एक तो ये रहा। अब तकनीकी पे आइए, 29 + 26
अगर पूरे 26 आए तो 55, अगर ना आए तो हो सकता है कि जो बाकी निवेशक हैं वो भी तो कल को अडानी को बोल सकते हैं कि मीडिया वर्क्स को बोल सकते हैं कि आप हमारे शेयर खरीद लीजिए। पर नियम कानून क्या कहता है? नियम कानून कहता है कि 51% से अधिक जिस किसी भी के पास हो कंपनी का पूरा मालिकाना हक और उस कंपनी को चलाने का पूरे ऑपरेशंस पे कंट्रोल उस व्यक्ति का होता है जिसके पास 51% से अधिक है। 26% पे एक गोल्डन शेयर मिलता है जी। 26% पे गोल्डन शेयर मिलता है जहां पे आप बोर्ड में सीट रखते हैं और आप उस कंपनी की जो ऑपरेशंस है उसमें डायरेक्टर के द्वारा आप कुछ अपने आप विषय रख सकते हैं। 51% पे मैनेजमेंट को भी आप अपॉइंट करेंगे, मेजॉरिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आपके हाथ में होगा। तो क्या ऐसा होगा? आपने ओपन ऑफर किया है जो मैंडेटरी है जी, और क्या 29% लेके क्या कर लेंगे? तो शायद इस सवाल जो आपने पूछा उसका जवाब के लिए हमें ओपन ऑफर कैसा परफॉर्म करता है और 51% की ट्रिगर लिमिट कब क्रॉस होती है, और उसके बाद ये तो क्लियर है कि लीगली फिर किसी भी प्रकार की ऑपरेशनल कंट्रोल अडानी मीडिया वर्क्स पे होगी। और अडानी मीडिया वर्क्स ने इसके लिए क्या योजना बनाई है वो जब पब्लिक करेंगे, अगर करें भी तो तब हम इस पे ज्यादा टिप्पणी दे पाएंगे। ठीक है, बस आखिरी के 2 सवाल आपसे और पूछने हैं जो कई सारे दर्शकों के मन में भी होंगे, कुछ उनमें से शेयरधारक होंगे एनडीटीवी के, कुछ लोग इन्वेस्टर के तौर पर सोच रहे होंगे कि अब हमें इस डील में हिस्सा लेना चाहिए नहीं, क्योंकि देखा जाए तो पिछले कई साल में हमने अदानी ग्रुप के हर कंपनी के शेयर को बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हुए देखा है स्टॉक मार्केट में। जहां जहां उन्होंने नई एंट्री ली है उस स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया है। तो हो सकता है वो ये सोचते हो कि अदानी ग्रुप ने अब एंट्री ली है, अब इस स्टॉक के लिए भी काफी अच्छा होगा। उन दोनों सेगमेंट्स पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा और साथ ही साथ जो करंट एम्प्लॉयज हैं उन पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? आपने जो सवाल पूछा उसको 2 भागों में मैं आंसर दूंगा। पहला कि अडानी ग्रुप और शेयर मार्केट को लेके क्या है, तो हमने अभी देखा कि एक रोज पहले इस घटना से एक क्रेडिट साइट्स करके फिच रेटिंग्स से संबंधित एक कंपनी है, उन्होंने एक रिपोर्ट दिया जिसमें उन्होंने कई सारे विषय रखे। अडानी ग्रुप ने उस पर अभी टिप्पणी नहीं की है, बट उन्होंने उनकी बोरोइंग, बहुत ज़्यादा लेवरेज लिया है यानी बहुत ज़्यादा कर्जा लिया है, उस सब की उन्होंने जानकारी दी और उन्होंने कहा कि इक्विटी भी कम है कई बिजनेसेस में। पहला एक क्लियर जो हम स्टेटमेंट दे सकते हैं कि अडानी ग्रुप इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग ग्रुप और पिछले कुछ वर्षों में उसकी ग्रोथ बहुत बड़ी है। बिल्कुल। दूसरा, अगर शेयर बाजार की भाषा में बोलूं, और हम ये बड़ा मैं क्लियर करना चाहूंगा दर्शकों को कि किसी भी प्रकार से कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं, ना ही मेरा किसी भी प्रकार का निवेश है शेयर बाजार में, इन स्टॉक्स से और किसी स्टॉक्स में मेरी कोई हिस्सेदारी नहीं है, ये जानकारी आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो। मैं एक एनालिस्ट के नाते ये कह सकता हूं कि बाजार में एक माहौल होता है जिसे मोमेंटम स्टॉक्स कहते हैं, जो मोमेंटम कैप्चर कर लेते हैं, और ये भी सही है कि 3, 4, 5 सेक्टर्स में अडानी समूह जिन बिजनेसेस में है उनका लार्जेस्ट मार्केट शेयर हो गया है। यानी आप अगर आप पोर्ट्स में ही देख लें और प्राइवेट एयरपोर्ट्स में देख लें, और भी हम 2-4 अगर सेक्टर्स में ध्यान से हम करें, उन्होंने टेलीकॉम में भी अभी एंट्री की है, बिल्कुल एक छोटी एंट्री की है। कुछ सेक्टर्स में वो मार्केट शेयर के टर्म्स में नंबर 1 है, तो वो शेयर में मोमेंटम आता होगा। अब आपने दूसरा प्रश्न पूछा कि निवेशक और अलग अलग कैटेगरीज का क्या होगा, अगर इसको मैं क्रमशः इसका उत्तर देना चाहूं। पहला, आप अगर निवेशक हैं, पब्लिक जिसे हम कहते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल पब्लिक हैं, जो ये मैंने आपको रिटेल वाले शेयर धारक हैं, ये आपका निर्णय है, इसमें हमारे लिए कुछ कहना बिल्कुल ही गलत होगा। आप खुद जिस रिसर्च से आपने निवेश किया उसी रिसर्च से आप आगे रहना है नहीं रहना, यह आपका फैसला है, और जो एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस देते हैं उनकी बात सुनिए। जहां तक एम्प्लॉयज हैं, तो कोई भी निवेशक आता है वो अपना पैसा लगाता है तो वो चाहेगा कि बिजनेस बढ़े, ये स्वाभाविक है। हर क्षेत्र में जहां M&A होता है ऐसा ही होता है। कई M&As में छटनी भी होती है क्योंकि 2 कंपनीज मर्ज होती हैं, स्टाफ एक्स्ट्रा हो जाता है। यहां पे ऐसा 2 का मर्जर नहीं है, इसलिए एम्प्लॉयज को भी लेके मुझे लगता है कि ये तो आगे वाले आने वाले दिन ही बता पाएंगे क्या क्या होने वाला है। इसमें डिटेल में कमेंट करना
अपने लिए शायद संभव नहीं है। ठीक है, आखिर में अब ये बताइए कि ये डील आखिर कब तक संभव होगी? अभी ये नोटिफिकेशन आ गया कि उन्होंने ऐसे कर लिया, ये पूरा कब होगा जिसके बाद हमें आगे की प्रतिक्रिया भी पता चलेगी? देखिए, पहली बात जो 2 दिन मैंने आपको कहा, तो पहली तो सबसे बड़ी चीज है कि अनाउंसमेंट के 2 दिन में ये शेयर ट्रांसफर करने हैं और उसकी लिखित कागजी कार्रवाई काफी होगी जी। अगर वो पार होता है। दूसरा जो ओपन ऑफर है, ये ओपन ऑफर जो पब्लिक अनाउंसमेंट 23 अगस्त की आई है स्टॉक एक्सचेंजेस द्वारा, ये एक सेपरेट प्रोसेस चलती है और इस सेपरेट प्रोसेस से ये पता लग जाएगा कि कितने शेयर आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि हमें आने वाले 2-3 हफ्ते में, सप्ताह में ये क्लियर हो जाएगा कि इनके पास कितना शेयर होल्डिंग आने वाला है इस कंपनी को लेके। और मैं ये कह रहा हूं, ये मान के कि कोर्ट कचहरी वाला मामला जो कुछ लोग बोल रहे हैं, अब ये हम लोगों को कहना मुश्किल है जी। खरीदार और बेचने वाले की जब सहमति है तो इसमें बाकी लोग क्या कह पाएंगे, क्या कर पाएंगे, ये शायद कहना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी बारीकियां समझाने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा आपने जैसे बताया शब्द यूज किया, पेचीदा डील है ये, इसको सरल भाषा से में समझाना बहुत ही मुश्किल था, जो आपने आसानी से कर दिया हमारे सभी दर्शकों के लिए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।